मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 5 है। जैसा कि लास्ट में हमने लेक्चर में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने कवर कर लिया था। अब जो आता है वो लास्ट हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इसमें जैसा कि आप सबको पता है कि फिर हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था तो उस वक्त जो मेन मेन 2-4 पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ और इसको आप नोट डाउन कर लेना। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर हिस्ट्री में आती हैं कि क्या चीज़ हुआ था, माउंट बेटन कौन था, ये चीज़ें क्या हुआ, कैसे 3 जून प्लान क्या था। ये सारी चीज़ जो है वो हिस्ट्री के थ्रू आपकी कवर होंगी। यहाँ पे आप समझने वाली चीज़ बाकी यही है, जो फीचर्स हैं इस एक्ट के वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो फीचर्स क्या है कि जैसे कि आपको पता है इट एंडेड द ब्रिटिश रूल का एंड हो गया था इंडिया में। और डिक्लेयर क्या होता है इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट एंड सोवरियंट स्टेट। सोवरियंट स्टेट मतलब कहने का होता है कि अब वो खुद के डिसीजन खुद से लेगा, उसके ऊपर किसी थर्ड पावर का कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, वो अपने डिसीजन आप खुद लेगा। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या थी जो आपको सबको पता है इसके बाद, कि जो हमारे जो वैसरॉय था ना, आज अभी तक देखो हमारे पास वैसरॉय बैठता था हमारे ऊपर जो कि क्राउन रूल का आदमी था। तो अब क्या होता, एबॉलिशन ऑफ ऑफिस ऑफ वैसरॉय, वैसरॉय को हमने हटा दिया गया था और हम क्या बन गए थे अभी, और हमारे पास गवर्नर जनरल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो कि हमने उसको भी ज़्यादा उस पोस्ट को भी ज़्यादा लंबा नहीं रखा क्योंकि ये पोस्ट भी कहीं ना कहीं क्या थी, हमको ब्रिटिश की दी गई पोस्ट थी ना। तो इसको भी हमने ज़्यादा लंबा नहीं रखा और जैसे हमने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इस पोस्ट को भी हटा दिया था। हमने उनसे मांग करी थी कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दो। हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसलिए मांगी थी क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएं। इसलिए हमारी बार बार डिमांड हो रही थी कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, इसलिए हम चाह रहे थे उनसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमको दो। तभी उन्होंने क्या किया, हमको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन दी, जिसके अंदर हमने क्या करा, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, हमने अपने क्या करा, संविधान को बनाया। और जैसे कि आप सबको पता होगा कि सेपरेशन ऑफ डोमिनियन स्टेट, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तान को क्या कर दिया था, अलग अलग डिवाइड कर चुका था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट भी हटा दी गई थी क्योंकि सीधी बात है, जब ब्रिटिश की पावर ही नहीं रही हमारे ऊपर तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अब उन्होंने क्या बनाई थी, एक ऑफिस बनाया था, मतलब जो एक पोस्ट बनाई थी उसको क्या करा, हटा दिया गया। बाकी इट्स ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट को इन्होंने क्या दी, फ्रीडम दे दी थी। कहा था तुम चाहो तो डोमिनियन ऑफ इंडिया, मतलब आप या तो इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को ज्वाइन करो या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट, या फिर आप क्या रह सकते हो, खुद से स्वतंत्र रह सकते हो। ये इन्होंने क्या कहते हैं, इंडियन प्रिंसली स्टेट को उनको ऑप्शन दे दिया था कि वो जो अपनी मर्जी से चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहती हैं उससे रिलेटेड बस यही रहता है कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो 1947 था उसमें हमने क्या करा था, ये सारी चीज़ें हमने जो उनकी हमारे ऊपर जो उनकी पावर्स थी उनको हमने क्या करा, जनरली हटा दिया था। और बाकी अब हमने सोचा था कि हम अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से क्या करेंगे, अपने लॉस अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो यही आता है कि आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया। ठीक है। और उसको हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे। इस पेज के आप साफ दिख रहा होगा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारी हेडिंग है, जिसमें आपको काफ़ी पिक्चरें दिख रही होंगी, आप अभी पहचानोगे ये कौन कौन है। हमने क्या करा, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और बढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो सबकी आपको पिक्चर दिख रही होंगी। जो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक हैं, फिर गांधी जी हैं, नेहरू कमेटी है, जवाहरलाल नेहरू हैं। इनके काम के बारे में बताया गया है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने की है। तो इसको ज़्यादा लेंदी ना खींचते हुए सिर्फ आप यहाँ पे से समझो कि अभी इनका क्या इन्वॉल्वमेंट था। जैसे बाल गंगाधर तिलक का था आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ड्राफ्ट होना, जब असेंबली टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि इंडियंस टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इसने कहा था इन्होंने कहा था कि इंडियंस जो होंगे वो क्या करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, जिसको इन्होंने स्वराज का नाम दिया था। और नेहरू कमेटी बनी थी, मोतीलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इनका काम क्या था, इन्होंने क्या किया, ड्राफ्टेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया था उस वक्त। ठीक है। चैलेंज बाय ये तो बर्किन हेड था, वहाँ पे ये चीज़ें होती। डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज 1929 पे जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, डिक्लेरेशन किया था। किस चीज़ का डिक्लेरेशन किया था, पूर्ण स्वराज का।
तो उससे रिलेटेड चीज़ यहाँ पे कही गई है और लाहौर सेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था, उस चीज़ के बारे में बताया गया। तो इसमें से एक एम एन रॉय ने 1934 में क्या कहा था, ये कम्युनिस्ट लीडर थे, इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, टू पुट फॉरवर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया दिया था इन्होंने किस चीज़ के लिए, कि हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी पड़ेगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 20 असेंबली बनानी पड़ेगी। तो इसका सबसे पहला आइडिया जिसको माना जाता है वो है एम एन रॉय। उसके बाद आईएनसी या आईएनसी के जो रोल हुए वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं। उसके बाद अगस्ता ऑफवर्ड क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, ये चीज़ें आप बाद में भी पढ़ के बता दी जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको समझाऊँ तो मैं, यहाँ पे है लिंगलित गो है, ये क्या थे, वैशरॉय थे उस वक्त 1940s के टाइम पे। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था इंडियन को कि टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हम आपको आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद, क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे कि इंडिया को भी इन्वॉल्व करो और इंडिया के लोगों को यहाँ से भेजो, और जैसे हम जीतते हैं उसके बाद हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन दे देंगे। ये चीज़ें इनके अंदर थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके बाद क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ, मतलब क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए क्या होता है, इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। तो याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान के 1946 के बाद हमारी क्या बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, वही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना थी। मतलब हमने जो चाहते कि हमारे संविधान बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, एक असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। तो असेंबली के लिए क्या करा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के पीछे इतनी काम चल रहे थे, जो कैबिनेट मिशन में पास कराया गया, ठीक है। आगे पहुँचते हैं तो इसको देखो, फाइनली कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 9 दिसंबर 1946। फाइनली क्या होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या हो गई थी, फॉर्म्ड हो गई थी 9 दिसंबर 1946 में। अब यहाँ पे चीज़ें समझो, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कैसे बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में पास हो गए। अब यहाँ पे आप समझो इसमें प्रोसेस क्या है, देखो जो हमारे, अब हमने क्या करा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, तो उसमें लोग होंगे, तो उसमें टोटल मेंबर कितने थे, 389 टोटल मेंबर थे। उसमें से क्या था, स्टेट की अगर हम बात करें तो 292 स्टेट के मेंबर थे, और 4 जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस थे नीचे लिखा है, अजमेर, मेवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग हो गया, और दिल्ली। यहाँ से जो आए थे, यहाँ पे से चीफ कमिश्नर आए थे, ठीक है, प्रोविंसेस के चीफ कमिश्नर, एक एक आदमी आया था हर जगह से। तो ये 4 हो गए। तो हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश इंडिया था, जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश का शासन चल रहा था, उसमें टोटल 296 लोग थे, 292 स्टेट के प्लस 4 प्रोविंसेस। 4 किसके आ गए, चीफ कमिश्नर आ गए। और बाकी जो प्रिंसली स्टेट थे, जो कि अभी जो वो स्टेट जो किसी के अंदर नहीं थे, जैसे आप कह सकते हो रजवाड़े जो थे, उसमें क्या था, 93 लोग इंडियन क्या कहते हैं प्रिंसली स्टेट के लोग थे, जो अभी किसी के अंदर नहीं थे, उनको भी मौका दिया गया। क्योंकि हम चाह रहे थे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमने बनाई थी, हम चाहते कि हम पूरे देश के लिए क्या बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हम पूरे देश के लिए संविधान बनाए। तो हम चाह रहे थे कि इसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट हो। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो जो प्रोसेस था, देखो जो स्टेट के अंदर थे, देखो जो चीफ कमिश्नर थे वो लोग तो डायरेक्ट आए, जो वहाँ के कमिश्नर थे वो लोग डायरेक्ट एक एक आदमी आया। बाकी हम स्टेट की अगर बात करें तो 92 लोग अगर स्टेट के अंदर आ रहे हैं, तो वो क्या आए थे, इलेक्शन के थ्रू आए थे। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे वो कैसे हुए थे, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे 3-4 लोग अगर खड़े हैं, तो मैं अपनी चॉइस के हिसाब से दूंगा, मैं किसी एक को वोट नहीं दूंगा, मैं चारों को वोट दूंगा, मैं बस प्रेफरेंस रखूंगा। जैसे मैं कहूँगा फर्स्ट नंबर में इसको, सेकंड नंबर में इसको, थर्ड नंबर की प्रेफरेंस मेरी इसकी है, फोर्थ नंबर की प्रेफरेंस इसकी है। तो प्रेफरेंस बेस समझ सकते हो आप, इसको आप आगे समझोगे इसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इसी बेसिस पे होते हैं। बाकी जो सीट का रेशियो रखा गया था वो पॉपुलेशन के उसमें रखा गया था। जैसे अगर कहीं 10 लाख पॉपुलेशन है, तो उसके बेस पे हम वहाँ पे एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और बाकी यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमने हर कम्युनिटी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड किया। जैसे आप कह सकते हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस जितने भी लोग थे, इनकी भी मेजोरिटी, इनकी भी पॉपुलेशन वाइज हमने इनकी सीट रिजर्व करी थी। यह आप समझ सकते हो। तो हुआ क्या, ये सारे लोग तो आप ये कह सकते हो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थे। क्योंकि हमारा क्या था यहाँ पे सीन, सभी लोग इलेक्टेड होके तो नहीं आए थे,
स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ लोग इलेक्ट होके आए थे। और अगर हम स्टेट कहो या प्रोविंशियल कहो असेंबली, तो यहाँ पे लोग जो आए थे वो किससे आए थे, इलेक्टेड होके आए थे। बाकी प्रिंसली स्टेट की अगर हम बात करें तो वो क्या था, नॉमिनेटेड लोग थे, वो नॉमिनेट होके आए थे। और आप चीफ कमिश्नर जो कह सकते हो वो डायरेक्ट वैसे आए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली क्या है। सो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, तो उसमें जो मेंबर्स थे, हमने क्या देखा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे वो 208 सीट लेके जीत गए। मतलब कह सकते हो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में कौन आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग आए। और जो माइनॉरिटी में आए थे वो कौन आए थे, मुस्लिम लीग के लोग आए थे जो कि 73 थे। तो इस चीज़ से भी जिन्ना जो था ये जिन्ना थे, उनको भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हुई थी। उनको ये लगा था कि इस देश में हमारी माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो जिससे कि हम यहाँ इसको इससे हटके हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। तभी इस चीज़ के पीछे बहुत विवाद हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से ज्वाइन होके या तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, या फिर साइड निकल के अपना एक अलग देश की मांग करें और उस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाए। तो हुआ क्या, आप समझना। हाँ, तो हुआ क्या, अब यहाँ पे फिर वही वाली बात आ गई कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, कब, 9 दिसंबर 1946। तो इस चीज़ से रिलेटेड भी तभी बहुत सी जो मुस्लिम लीग था उनकी डिमांड और हाई बढ़ गई कि हमको एक सेपरेट स्टेट, हमको एक सेपरेट कंट्री दो। जब मैं स्टेट कहता हूँ तो उसका मतलब वो रीजन की बात कर रहे होते हैं, स्टेट मतलब कंट्री कह सकते हो आप। तो उन्होंने कहा कि उनकी मांग और बढ़ गई कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट कंट्री चाहिए जिसको हम नाम देंगे पाकिस्तान, ठीक है। और हम अपने लिए रूल खुद बनाएंगे, हम अपने लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उनको लगा कि इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में उनको लगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें मैक्सिमम हिंदू लोग ज़्यादा होते थे। तो इनको ये लगा कि मेजॉरिटी क्या है, इंडियन हिंदू की है और मुस्लिम क्या है, माइनॉरिटी में है। तो ऐसे हमारे लिए दिक्कत होगी। तो इन्होंने तब डिमांड करी थी कि मुस्लिम के लिए अलग कंट्री बनाया जाए जिसको हम कहेंगे पाकिस्तान। तो ये माउंट बैटन दिखा रखे हैं तुमको 3 जून 1947 में। तो उनका 3 जून प्लान कहते हैं, जिन्होंने जिस वक्त इन्होंने क्या कहा था, अनाउंस कर दिया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया था। कब, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट लाए थे 1947 में। और यहाँ पे जो डिसीजन निकला था वो डिसीजन ये निकला था वो कि इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया जाए, इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया जाए। तो इस चीज़ में क्या हुआ था, अब अलग अलग करने वाली बात आ गई थी। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था आपको कि उन्होंने सबको क्या दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया को तो अलग कर दिया था, साथ में बोला था कि प्रिंसली स्टेट को कि तुम या तो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ या तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाओ, या तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। यहाँ पे आपको देखो पिक्चरों में दिख रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, जुलाई 18 को 1947 में क्या होता है, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ था, जिसके हिसाब से फिर क्या करा था, अगस्त में आते आते हमको 15 अगस्त तक हमको क्या मिल गई थी, इंडिपेंडेंस मिल गया था, आज़ादी मिल गई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फाइनली जो क्या था, 299 मेंबर आके जो कि स्टेट प्लस प्रिंसली स्टेट को मिलके एक इंडिया का फॉर्मेशन करा था। और बाकी जो लोग थे वो चले गए थे पाकिस्तान, उनको हमने कर दिया था टाटा बाय बाय। अब देखो यहाँ पे सिग्नेचर साइन हो रहे हैं ऑन 26 नवंबर 1946। ये वो डे है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। तो उसमें लोग साइन कर रहे हैं, और उसमें साइन करने वाले सिर्फ स्टेट के ही नहीं बल्कि प्रिंसली स्टेट के भी लोग इन्वॉल्व हैं। और 284 लोगों ने जहाँ पे साइन कर दिया है। वैसे फाइनल मेंबर कितने थे, 299 थे, लेकिन जो हमसे जुड़े थे, जो इंडिया से जो जुड़े थे इंडिया से, कि कह रहे थे कि हम इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट हो या प्रिंसली स्टेट हो, ठीक है, या तो स्टेट हो या तो प्रिंसली स्टेट हो। अब जो प्रिंसली स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए थे लोग ना, वो नॉमिनेटेड मेंबर थे। जैसे सपोज कह सकते हो कि आप राजा था, राजा ने किसी अपने एक आदमी को भेज दिया, या तो राजा खुद आ गया। तो इस टाइप से आप कह सकते थे कि वो नॉमिनेटेड मेंबर थे। तो जो हमारी कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, किस फॉर्म में थी। तो हम कहते हैं कि पार्टली आधी इलेक्टेड और आधी नॉन इलेक्टेड वाली बात कहते हैं, नॉमिनेटेड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा है। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे कि आज की डेट में हम कहते हैं लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में हमारा वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, जो कि क्या करता है, पूरे चीज़ों को अच्छे से देख रहा होता है। उस वक्त क्या था, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, हमने सोचा किसको बनाए अब जो कि हमको लीड करे, या जिसको ऊपर स्पीकर के तौर पे किसको बैठाएं।
तो सबसे पहले हमने पकड़ा किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है, ठीक है, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। देखो इस वक्त मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फर्स्ट मेंबर जो था वैसरॉय की काउंसिल में ऐड हुआ था, वो नाम यही था। तो तब ये सबसे ओल्डेस्ट मैन भी था, फर्स्ट एंड टेम्परेरी प्रेसिडेंट हमने इसको बनाया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि 9 दिसंबर 1946 में, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कब थी, 9 दिसंबर 1946 में बनी थी। तो हमने 10 दिन मिले, हमने कहा किसको बनाया, हमने कहा जो भाई सबसे बुढ़ा इंसान है उसको बैठा दिया हमने, क्या वहाँ क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन वो टेम्परेरी बनाया, ये याद रखना, फर्स्ट था लेकिन टेम्परेरी था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इलेक्शन किया, लाइटली वहाँ पे इलेक्शन करे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होगी तो वहाँ पे लोगों ने इलेक्शन करे और किसको बना दिया, उसके बाद वोटिंग से क्या बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट बने ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, अभी हम प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है या किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे। अभी हम बता रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो ग्रुप ऑफ पीपल का असेंबली बनी थी, जो हमारा संविधान बनाने जा रहे थे, तो उसके उनको लीड करने के लिए जो स्पीकर बना था, स्पीकर चुने गए थे, वो कौन थे, वोटिंग के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रेसिडेंट बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि परमानेंट मेंबर बने थे, मतलब इससे पहले टेम्परेरी बने थे, खाली हमने कुछ दिन के लिए बनाया था। ये कब बने, 11 दिसंबर 1946। तो देख सकते हो आप 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में वोटिंग होकर इनको बना दिया था। उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं कि कोई इनको नहीं ज़्यादा करते, लेकिन उसके बाद नीचे आप समझो एक एडवाइज़री, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये एक एज ए एडवाइज़री थे यहाँ पे। आगे आए, अब ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन मतलब ये होता है ना, देखो जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उठ के आए और बनाना शुरू कर रहे हैं, हमको ये तो पता होना चाहिए ना, जिससे हम कहते हैं कि हमारा जो टारगेट क्या है, हमारे टारगेट कह सकते हो आप, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए थी। तो वो ऑब्जेक्टिव कौन लाए थे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। तो आई विल डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पे बनाया है पिक्चर में, फोटो खींचना मना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ने ऑन 13 दिसंबर, देखो कई 11 दिसंबर को कौन बनता प्रेसिडेंट बनाए, फिर 13 दिसंबर को हमने क्या करा, रेजुलेशन पास किया, ठीक है। ये पहला सेशन हमारा 9 दिसंबर से लेके चलता है 13 दिसंबर तक। पहली बार जब हम बैठे, हमने 2-3 दिन बैठे, हमने प्रेसिडेंट सिलेक्शन किया, फिर हमने कहा रिजोल्यूशन पास किया। अब हमको देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमको समय देना पड़ेगा ना लोगों को, तो हमने क्या किया, 13 दिसंबर को हमने क्या डिसाइड किया कि रेजुलेशन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, जैसे अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ें एक टाइप से कह सकते हो कि टारगेट टाइप का दिया जा रहा था कि हम कैसा संविधान अपना देख रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए कवर फेज कह सकते हो। तो 13 दिसंबर 1946 को इसके बारे में बात करी थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें, और अडॉप्टेड ऑन 22 जैन 1947 में जाके इसको क्या हुआ, अडॉप्टेड हुआ। नेक्स्ट जब सेशन में मिले थे तब इसको अडॉप्ट किया गया। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर रहेगा उसके जो फंडामेंटल चीज़ें होंगी, उसके बेसिक जो मूल चीज़ें होंगी, या फिलॉसफी उसके पीछे का फिलॉसफी जो कह सकते हो आप इस टाइप से, कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, उसके बारे में बात करी गई थी। किसमें, हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, कि हम अपने देश को किस प्रकार देखते हैं और किस टाइप से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इट मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है समझना, ये क्या है, मॉडिफाइड वर्जन था जिसका फॉर्म्ड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स मॉडिफाइड क्या था, वर्जन फॉर्म्ड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, आप समझोगे तभी। जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई एनसीईआरटी की बुक लेते हो तो उसके आगे एक प्रीएम्बल जैसा लिखा रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ें ही हमारा प्रीएम्बल है, जो कि आप कह सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें बेसिकली आप उसको पढ़ के समझ सकते हो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। अब यहाँ पे आए सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी उसके क्या क्या सेशन थे, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। टोटल 11 सेशन हुए थे। फर्स्ट सेशन देखो 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसमें हमने प्रेसिडेंट भी चुना था और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था। फिर उसके बाद हमारा सेशन होते रहे
टोटल 11 सेशन हुए थे। लास्ट सेशन जो हमारा था 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। और जो स्पेशल सेशन कहते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, लास्ट में हमने साइन करे थे, या जैसे हमने करा था कि अब हम 26 जनवरी को बनाएंगे, तो तभी 24 जनवरी को हम एक बार मिले थे 1950 में 50 में। इस चीज़ के बारे में बात करिए, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बात याद रखना कि साइन करने के लिए 24 जनवरी को हम दोबारा मिले थे, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। ड्यूअल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब याद रखना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, तो उनका ड्यूअल रोल था। ड्यूअल रोल मतलब कहने का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, अब लोग आ रखे हैं, या तो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसी प्रिंसली स्टेट के, या तो फिर क्या है वो इलेक्टेड हैं। अब हम दोबारा दोबारा चीज़ों को तो नहीं कराएंगे ना, तो हमने क्या करा, यही लोग जो मेन आदमी हमारे पहुंच गए हैं असेंबली में, इतना हमें पता था। हमने क्या करा, इस बॉडी को हमने ड्यूअल रोल कैसे किया, हमने इसका 2 रोल कैसे दिखाए। हमने कहा जब राजेंद्र प्रसाद बैठेंगे एज अ स्पीकर, तो वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को कर रहे होंगे मैनेज, ठीक है। जैसे आप समझो कि हमने इसको डिवाइड कर दिया, हम अल्टरनेटिव डेज में बैठते थे, जैसे कि हम, जैसे राजेंद्र प्रसाद बैठेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होंगे अपना, जब हम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होंगे, कि अपने देश का संविधान बना रहे होंगे, तो कौन बैठेगा, चेयर बाय राजेंद्र प्रसाद, मेकिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद हिंदुस्तान के लिए जब हम संविधान बनाएंगे, तो वहाँ पे चेयर में कौन बैठेगा, ऊपर में जो स्पीकर होगा, चेयर कौन करेगा उसको, राजेंद्र प्रसाद। और हमने क्या कहा, हमने कहा हम इसको लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे आप कह सकते हो लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बना रही ना, लोकसभा क्या बना रही है, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो हमारे लिए लॉ बना रही है, हमारे लिए रूल्स बना रही है ना। तो इन्होंने कहा यही बॉडी क्या बनाएगी, रूल्स भी बनाएगी, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम भी करेगी, जो हमारे लिए लॉ बनाएगी। तो जब लॉ बनाएगी तो उसके लिए जो चेयर करेंगे, कौन बैठेगा, माल वेंक कौन चेयर करेगा, जीवी मावलंकर चेयर करेंगे, ठीक है। बाद में आपको याद भी होगा कि यही चीज़, यही क्या बनते हैं, लोकसभा के स्पीकर बनते हैं, तो फर्स्ट स्पीकर भी जीवी मावलंकर है, ठीक है। तो जब हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी बैठेगी तो ये चेयर करेंगे, ये चीज़ डिसाइड हो गई थी, तभी इसको कहते हैं ड्यूअल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ड्यूअल रोल चला था। अब क्या है, कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी जो कमिटीज़ बनी थी, कमिटीज़ बोले तो आप ऐसा कह सकते हो, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, B.R. अम्बेडकर ने क्या करा था, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। कमेटी ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल्स कैसे चलेंगे और प्रोसीजर कैसे होंगे, तो राजेंद्र प्रसाद को उसका हेड चेयरमैन बनाया था। तो ऐसे करके हमने काफ़ी बॉडी बनाई थी, या काफ़ी कमेटी बनाई थी, और उनके चेयरमैन बनाए थे। तो आप याद कर सकते हैं इनको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किसका क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, अगर आप CDS और NDA की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही रहता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा और इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, क्योंकि इसमें बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो एग्जामिनर इसको पूछना ज़्यादा प्रीफर नहीं करता। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने किस किस कमेटी का चेयर की थे, ठीक है, चेयरमैन बने थे। इसके लिए आप याद कर सकते हो, गिव मी FRAS फ्रेश, ठीक है, आप इसको ऐसे याद करते हो। तो प्रसाद जो थे वो प्रसाद फ्रेश वाली बात हो गई, ठीक है। F फॉर फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, R फॉर कमेटी फॉर रूल ऑफ प्रोसीजर, A फॉर एडहॉक कमेटी, और नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग के लिए जो कमेटी बनी थी, एडहॉक मतलब होता है जो टेम्परेरी बेस को समय के लिए कमेटी बनाई जाती है। स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी। इन सबका चेयर किसने किया था, इन सबको लीड किसने किया था, आपका राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वही पूछे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जो लीड करी थी वो क्या थी, वर्ड कंटेनिंग स्टेट एंड यूनियन। जिस भी कमेटी में स्टेट या यूनियन जैसा वर्ड आएगा, जैसे स्टेट कमेटी या यूनियन पावर कमेटी या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उस चीज़ के चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, देखो ड्राफ्ट किया गया था हमारी, इसमें देखो कितना अच्छा कोटेशन लिखा है, लाइफ शुड बी ग्रेट ग्रेट रैदर देन लॉन्गर। हमारी लाइफ क्या होनी चाहिए, ग्रेट होनी चाहिए, ना कि लंबी। तो भीमराव अंबेडकर जी बनाए हैं, यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे। सेटअप 29 अगस्त 1947 में क्या हुई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। इसको चेयर किसने किया था, भीमराव अंबेडकर ने चेयर किया था। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका बहुत मेन रोल था, इसलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और मॉडर्न मानू भी कहा जाता है, ठीक है। मनु इनको बचपन में नाम से कहते थे, इसलिए मॉडर्न मनु भी कहा जाता है इनको। मेंबर कौन थे, इसमें 6 मेंबर थे। अब कौन कौन से मेंबर थे, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लेना, लेकिन ऐसे नाम इनके नहीं पूछे जाते। आगे एक बार आप इनको देख सकते हैं नाम कौन कौन थे इनके, बाकी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता इनके नाम पूछे या नाम बताए जाएंगे।
बाकी खाली देख के समझ जाओ कि हाँ कौन कौन थे। अब आई बात नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था, कन्फ्यूजिंग टर्म्स होते हैं जैसे लोगों को कन्फ्यूज लगता है। इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इनेक्टमेंट क्या होता है, देखो आप यहाँ पे से समझना, द ड्रा यहाँ पे से क्लियरली समझोगे आप। इनेक्ट मतलब होता है द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन was declared passed on 26 November 1949. Therefore, it is the date of enactment or adoption of the Constitution of India. तो ड्राफ्ट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था ना, तो हमने क्या डिक्लेयर किया, 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। तो हमने इस डेट को क्या कहा, इनेक्टमेंट और अडॉप्शन, मतलब इस डेट से क्या होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। और उसमें हमने क्या कंटेन किया था, क्या क्या चीज़ें थी। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या होता है, एक टाइप से आप कह सकते हो आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हो, या जब फर्स्ट में आप कंटेंट देखते हो ना कि क्या क्या चीज़ें होंगी, उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल था, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे। ये चीज़ें उसके अंदर कंटेन थी, किसके अंदर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, ये चीज़ अगर कोई बच्चा बता पाए तो बताना। बाकी नीचे नहीं तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और प्रोविज़न केम इनटू फोर्स आफ्टर इनेक्टमेंट, जो भी, और जो ये प्रोविज़न है, ये एक बार सीडीएस में क्वेश्चन आया है कि कौन से प्रोविजंस केम इनटू फोर्स आफ्टर इनेक्टमेंट या आफ्टर 26 नवंबर 1949 के बाद कौन कौन से ऐसे रूल्स थे जो कि क्या हो गए थे, इनेक्ट हो गए थे, जो कि मतलब आप कह सकते हो कि वो रूल क्या हो गए थे, स्टार्ट वहीं से हो गए थे। तो वो थे सिटीजनशिप, इलेक्शन और पार्लियामेंट, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल पार्लियामेंट कह सकते हो, जिसे मतलब अभी परमानेंट पार्लियामेंट नहीं है, अभी जो पार्लियामेंट चल रही है उसी को हमने क्या मान लिया था, आपका उस वक्त फोर्स में आ चुकी थी। और कुछ टाइटल्स हैं जैसे आर्टिकल 6, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे समझते हो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता, पूछा ये गया था कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल, प्रोविज़न, पार्लियामेंट, ठीक है। ये 3 ऐसी चीज़ थी जो उसी वक्त से स्टार्ट हो गई थी। उसके लिए अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा क्या कहते हैं, संविधान लागू हुआ था। तो मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन कब मिले थे हम, 24 जनवरी 1950, क्या करने के लिए, साइन करने के लिए मिले थे। उसके बाद क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था। हम जिसको आपका क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं। रिपब्लिक डे के बाद क्या हो गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गया था। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर वे में बन चुका था और इसको लागू भी हो गया था। तो इसको क्या कहते हैं, इन्फोर्समेंट, मतलब लागू होना। दिस डेट इज रिफर एज डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। तो इस डेट से क्या होता है, ये इसका इसका ये हमारा संविधान लागू हो गया था। विथ दिस ऑल द प्रीवियस एक्ट एंड अमेंडमेंट वर रिपील्ड, मतलब इस संशोधन, इस संविधान बनने के बाद जितनी भी पीछे की चीज़ें थी, जितने भी अमेंडमेंट हुए थे, वो सब क्या हुए थे, हट गए थे। कौन कौन से नहीं हटे थे वो चीज़ें आपके नीचे लिखी दी हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि आगे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हो गया था। तो आप यहाँ पे समझना कि हमारा संविधान स्टार्ट होने के लिए 26 जनवरी 26 जनवरी को एक क्यों अच्छा डेट माना गया। बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हो, इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 में बन गया था ना। तो हमने क्यों नहीं कहा कि उसी डेट से स्टार्ट कर देते हैं, या क्या रीज़न रहा कि हम 26 जनवरी आने का इंतज़ार कर रहे थे और कह रहे थे कि तब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। तो इसके पीछे की एक कहानी है। इसके पीछे की कहानी क्या है, वी नीड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो हुआ ये था कि जब हम 1930 की बात करते हैं, ऑन लाहौर सेशन हुआ था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। तो ऑन जनवरी 26 1930 को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि जब हम 26 जनवरी को क्या बनाएंगे, पूर्ण स्वराज के तौर पे बनाएंगे, कि हम क्या बनाएंगे, हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, ये बनाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो गए। ये हमने पास किया था, लाहौर सेशन में हमने डिक्लेयर किया था। तो हुआ क्या था, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज वॉज पब्लिश्ड इशू, ठीक है। तभी हमने क्या कारण था कि हम क्या कर रहे थे, 26 जनवरी को हम कैसे ट्रीट करते थे, एज अ पूर्ण स्वराज। तभी ये कारण रहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद रुके और हमने इस डेट को, ये इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए, तो इसको हम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे बनेगी कि हमने इस डेट में कुछ और पास कर देते हैं, जो कि हमने रिपब्लिक डे बना दिया। तो तभी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इस डेट का इंतजार किया। ऑन द कॉल ऑफ द गांधीजी एंड नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस समय क्या हुआ था, जब हमने पूर्ण स्वराज कहा था, तो हमने उस वक्त क्या किया, गांधी जी के कहने पर हमने नेशनल फ्लैग को कहाँ होस्ट किया था,
होस्टेड किया था बैंक ऑफ रिवर, रावी रिवर में हमने क्या किया था, अपने झंडे को फहराया था। तो तभी ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनी थी, क्योंकि हमने इसको पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करा था। अब जो आगे का चीज़ है आपका सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके लिए हमने सोर्स कहाँ कहाँ से लिए, क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब छोटा सा टॉपिक इसमें बचा है कि हमने कहाँ कहाँ से चीज़ें ली, और नीचे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, इसके क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे वाला टॉपिक पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से लिया, किस चीज़ से। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें हैं ना, बहुत सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमने क्या करा, अडॉप्ट किया। किसी स्टेट की, किसी कंट्री की हमको कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो हमने अपने पास रखी ना, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डाला। तो यही चीज़ कहा जाता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से अडॉप्ट करी। ये चीज़ इसके नेक्स्ट टॉपिक में है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाया। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली, आपको इजीली याद भी हो जाएगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, जिससे कि आपका प्रिपरेशन सही से होते रहे, और आपको एक बार नहीं 2 बार इस चीज़ को सुनते रहो और इसको खुद एक बार समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, आपके पॉइंट ज़्यादा क्लियर होंगे और आपको एक कहानी की तरह चलोगे तो आपका पूरा कोर्स ये कंप्लीट हो जाएगा आराम से, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, ओके। और इसको आप जैसे अपने छोटे भाइयों को भी बता सकते हो, या कोई अपने छोटे भाइयों को अगर बताएगा तो उससे क्या होता है कि ना, उसको एक अपनी फ्लुएंसी आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई थी, ये चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे हमारा देश आज़ाद होता या कैसे चीज़ें बन रही थी। तो इससे क्या होता है कि उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी अपना ध्यान रखना और अच्छे से प्रिपरेशन करना। थैंक यू।